हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव। आप लोग देख रहे हैं फिजिकल पावर सीरीज। फिजिकल पावर सीरीज में आज हमारा टॉपिक है इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। इससे पहले आइडियल क्रिस्टल सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के यूनिट सेल और बाकी सारे कैलकुलेशंस इस चैप्टर में हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या रियली सभी सॉलिड्स रूम टेम्परेचर पे उसी स्ट्रक्चर के होते हैं जो हमने पढ़ी है या फिर उससे डेविएट हो जाते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। इसके अलावा आप लोग जानते हो केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों की थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल पार्ट चल रहे हैं। इसके अलावा जेई मेन, नीट एंड जेई एडवांस्ड के पीवाईक्यू सीरीज भी चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है। तो आप लोग केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे लगभग सारी चीज़ें, सारे के सारे टॉपिक्स फाइंड आउट कर सकते हो। एज अर्ली एज पॉसिबल मैं चाहूँगा कि हमारी फैमिली में सब कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड हमारे इस चैनल पे सब कुछ अवेलेबल हो, हमारी फैमिली प्रॉपरली ग्रोथ करे। तो आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को केमिस्ट्री के नए से नए अपडेट मिलते रहें। आप लोगों को लेवल ऑफ कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स या इम्परफेक्शंस। तो हमारे टॉपिक का नाम है इम्परफेक्शंस और प्यार से आप लोग इसे डिफेक्ट्स भी कह सकते हो, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। सबसे पहली बात, डिफेक्टिव स्ट्रक्चर्स क्यों बनते हैं, इसके पीछे के दो कारण हैं। जैसे हम पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं या हमारी लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शंस क्यों हैं, इसके दो कारण हैं, एक हम खुद और एक सराउंडिंग। सेम हियर, क्रिस्टल सॉलिड्स के आइडियल स्ट्रक्चर में इम्परफेक्शंस आने के दो कारण होते हैं। एक होते हैं इंटरिंसिक, वो खुद, और एक होते हैं एक्सटरिंसिक, बाहर वाले कुछ इम्प्योरिटीज। सबसे पहली बात, डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के पीछे का एक लॉजिक आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। TLOT आप लोगों ने पढ़ा होगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे किसी भी क्रिस्टल सॉलिड की एंट्रोपी जीरो होती है, मतलब वो आइडियल होता है। तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट 0 केल्विन टेम्परेचर द एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, द एंट्रोपी ऑफ मोनोएटॉमिक क्रिस्टल सॉलिड इज 0। तो इसका मतलब है कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट 0 केल्विन temperature the crystal is ideal, the crystal is ideal, कोई डिफेक्ट नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली तो हम रूम टेम्परेचर पे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स को, तो रूम टेम्परेचर पे नियरली 300 केल्विन टेम्परेचर होता है। 298 केल्विन स्टैंडर्ड हम रूम टेम्परेचर मानते हैं। तो आप सोचिए टेम्परेचर 0 केल्विन से इंक्रीज होकर 298 या 300 केल्विन चेंज हो गया। तो सोचिए यहाँ से यहाँ थर्मल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ होगा। तो यदि थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है पार्टिकल की, तो ऑब्वियसली पार्टिकल अपनी जगह पे नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है। चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। यहाँ पे 0 केल्विन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकली इतने हाई टेम्परेचर पे तो वो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक रीजन ऑफ इम्परफेक्शन। ये इंटरिंसिक है, ये खुद क्रिस्टल की प्रॉब्लम है। ऐसे ही इम्प्योरिटी की वजह से भी डिफेक्ट आते हैं। तो आप लोग ये कह सकते हो द फर्स्ट रीजन इज व्हाट, द थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर चेंज का मतलब थर्मोडायनेमिक रीजन ऑफ डिफेक्ट। सबसे पहला आप लोगों ने यहाँ से सीखा कि एक कारण क्या हो सकता है, थर्मोडायनेमिक रीजन हो सकता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा क्रिस्टल और ज़्यादा नॉन आइडियल होता चला जाएगा, इम्परफेक्शंस उसमें बढ़ने लगेंगे। तो एक तो था थर्मोडायनेमिक रीजन। सेकेंड रीजन जो है वो हो सकता है इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी ऑल्सो प्रोड्यूस डिफेक्ट्स। तो क्यों? क्योंकि यदि आप NaCl का एक रेगुलर स्ट्रक्चर लोगे और उस NaCl के रेगुलर स्ट्रक्चर में आपने क्लोराइड के अलावा ब्रोमाइड भी डाल दिए, तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रक्चर अब आइडियल नहीं रहेगा, क्योंकि
ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर या ब्रोमाइड की साइज जो है डिफरेंट है। तो ये एक फॉरेन मटेरियल आया और फॉरेन मटेरियल के आने की वजह से इस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर जो है बिगड़ गई है, आप लोग देख रहे होंगे। तो पहला रीजन क्या था, थर्मोडायनेमिक रीजन था। दूसरा जो रीजन हो सकता है वो हो सकता है फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल जिसे आप लोग प्यार से इम्प्योरिटी कह सकते हो। तो दूसरा कारण आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हमेशा आइडियल नहीं होते। एक कारण होता है टेम्परेचर, दूसरा कारण होता है फॉरेन मटेरियल, और तीसरा जो कारण होता है ये होता है प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब आप क्रिस्टलाइजेशन करते हो, क्रिस्टलाइजेशन करने का मतलब है आपके पार्टिकल ए एंड बी, कोई मटेरियल है ए एंड बी गैसियस स्टेट में है और आप इन्हें धीरे धीरे ठंडा कर रहे हो, इट इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आप हाईली कंसनट्रेटेड शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन को यदि वेपोराइज होने दो, धीरे धीरे ठंडा होने दो, या लिक्विड फेज में कोई जैसे मल्टन NaCl है उसे धीरे धीरे ठंडा होने दो तो वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे ठंडा यदि करोगे तो ये एक दिन आएगा कि ये ए एंड बी एंड ए इस तरह से क्रिस्टलाइज होते चले जाएंगे 3D में, और ये एक परफेक्टली आइडियल क्रिस्टल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि प्रोसेस किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है तो हो सकता है कि जैसे जैसे क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था वैसे ही किसी एक जगह से कोई पार्टिकल मिस हो गया। ऐसा होता है एक जगह से पार्टिकल मिस हो गया लेकिन अपर लेयर के पार्टिकल आते चले गए तो वो जगह कैसी रह गई, वैकेंट रह गई। तो हो सकता है कि ये जगह जो है वैकेंट रह गई और अदर पार्टिकल्स जो आने थे वो इस पे लगातार आते चले गए। तो आगे का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर वाला लेयर आ गया, फिर उसके ऊपर वाला लेयर आ गया, तो कुल मिला के ये पार्टिकल अपनी जगह से मिस हो गया और अब ये यहीं पे क्या रहेगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक ऐसा ही सेम एक बने बनाए क्रिस्टल का आपने टेम्परेचर बढ़ाया, हो सकता है एक पार्टिकल हाई टेम्परेचर की वजह से, काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से बाहर भाग गया, चला गया क्रिस्टल छोड़ के। तो ये दोनों रीजन हो सकते हैं। इन दोनों रीजन की वजह से भी क्या आ सकता है, डिफेक्ट आ सकता है। तो कुल मिला के आप लोगों के पास 3 रीजन्स है, थर्मोडायनेमिक रीजन, फॉरेन मटेरियल एंड प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दौरान यदि आप कुछ भी गलत करोगे, जल्दीबाजी करोगे या मटेरियल दूसरा ऐड कर दोगे तो भी इम्परफेक्ट क्रिस्टल्स बनेंगे। अब दुनिया भर के टाइप्स होते हैं इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट के, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिफेक्ट्स को क्लासीफाई कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्लासिफिकेशन है तो सबसे पहले प्रॉपरली क्लासीफाई करेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। तो सबसे पहली बात आप लोगों को समझ में आ गई कि डिफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होते हैं, या तो टेम्परेचर या फिर फॉरेन मटेरियल। जनरली हम दो ही बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ में आ गया होगा, और यदि फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम जो वेरियस टाइप के डिफेक्ट्स हैं उन्हें क्लासीफाई कर लेते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है ये है, अब हर एक क्लासिफिकेशन अपने टाइप में अलग है और हर एक क्लासिफिकेशन में कुछ टाइप्स आएंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है उसमें मैं 2 कैटेगरीज में डिफेक्ट्स को क्लासीफाई कर रहा हूं। एक टाइप होता है इंटरिंसिक और दूसरा होता है एक्सटरिंसिक। देखिए दोनों नेम से ही लग रहा है, इंटरिंसिक, एक्सटरिंसिक। इंटरिंसिक मतलब क्रिस्टल खुद की वजह से डिफेक्टिव है, एक्सटरिंसिक मतलब फॉरेन मटेरियल की वजह से डिफेक्टिव है। तो इसमें जनरली रीजन होता है थर्मोडायनेमिक, खुद की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो थर्मोडायनेमिक होती है। एक्सट्रिंसिक हमेशा इम्प्योरिटी की वजह से होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे टर्म से ही समझ में आ रहा होगा। इंटरिंसिक डिफेक्ट मतलब वो डिफेक्ट जिसमें क्रिस्टल खुद ही एक रीजन रहा हो, कोई दूसरे मटेरियल की वजह से ऐसा नहीं हुआ। एक्सट्रिंसिक मतलब फॉरेन मटेरियल की वजह से ऐसा हुआ, क्रिस्टल खुद तो बेचारा सही था। ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन कर सकते हो, ये फिर 2 टाइप हैं। इनमें से एक टाइप है स्टोइकियोमेट्रिक और दूसरा जो है ये है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। देखिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होने का मतलब है नो चेंज इन फॉर्मूला
और स्टोइकियोमेट्री, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला उसकी स्टोइकियोमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसे NaCl है तो वो NaCl ही बना रहेगा, उसकी स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी डिफेक्ट की वजह से NaCl में कोई डिफेक्ट आया लेकिन उसके रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, 1.00 यहाँ है, 1.00 यहाँ है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या करते हैं, चेंज द स्टोइकियोमेट्री और फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड के फॉर्मूले को बदल देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिंक, और जिंक के बाद में आप लोगों ने ले लिया 1.00, लेकिन ऑक्साइड जो है आपने ले लिए 0.96। अब Fa ले लेते हैं, ये ठीक है। हाँ, तो अब इस एग्जांपल में आप लोग देखिएगा जिंक +2 है यहाँ पे। अब इसमें स्टोइकियोमेट्री 1:1 नहीं रही, ये चेंज हो गई है। दीज आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ऐसे ही नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास फिर दो टाइप होते हैं, एक होता है वैकेंसी टाइप और एक होता है इंटरस्टिशियल टाइप। ध्यान से देखना, वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब है कि क्रिस्टल में कुछ जगह वैकेंट हो गई है, वहाँ पे पार्टिकल्स मिस हो गए थे ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, या किसी प्रोसेस की वजह से वो बाहर चले गए, या किसी थर्मोडायनेमिक रीजन से वो बाहर चले गए। इंटरस्टिशियल का मतलब एक पार्टिकल अपनी लोकेशन से किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया। तो इसमें क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट में हम लोग जानते हैं पार्टिकल्स लीव द लैटिस साइट या पूरा क्रिस्टल लैटिस ही छोड़ देते हैं। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स शिफ्ट इनटू अनोदर इंटरस्टिशियल स्पेस। पार्टिकल्स किसी दूसरे स्पेस में क्रिस्टल में ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही एक फर्दर क्लासिफिकेशन में ले रहा हूँ, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, डिफेक्ट बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो इसमें जो है फिर दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। नाम से ही, हर एक में आप लोगों को नाम से ही पता चल जाएगा। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है क्रिस्टल के किसी एक साइड पे, क्रिस्टल पॉइंट पे, लैटिस साइड पे कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट क्रिएट हुआ है। लाइन डिफेक्ट का मतलब पूरी लाइन ही डिफेक्टिव है। जैसे क्लास में नहीं होता, क्लास में एक डिफेक्टिव स्टूडेंट है, डिफेक्टिव मतलब एक ही शैतानी करता है और एक पूरी लाइन ही, है ना, ऐसे बच्चों की है जो बड़े खतरनाक वाले हैं, है ना। तो वो नहीं होता, जैसे क्लास में एक पीछे की लाइन होती है, उनका काम होता है आगे यूं कागज़ मारना, है ना, और चिप्स खाना, और जैसे ही टीचर बोर्ड की तरफ मुड़े तो कमेंट करना। तो या तो पूरी रो ही डिफेक्टिव होती है या फिर कहीं कहीं डिफेक्ट बैठे होते हैं क्लासेज में। ऐसे ही इसमें क्या होगा, एक क्रिस्टल जो है ऐसे चल रहा है बेचारा, उसमें सही आइडियल स्ट्रक्चर है एक प्रॉपरली, लेकिन क्या हुआ अचानक से एक पूरी लाइन जो है ये डिफेक्टिव होगी। हो सकता है ये वैकेंसी थी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था, जो भी था। अब अगली रो जो है वो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इट इज़ कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है ये क्रिस्टल लैटिस है, इसके किसी एक लैटिस साइट पे, किसी एक क्रिस्टल लैटिस साइट पे, जैसे ये एक लैटिस साइट है, इसका पार्टिकल जो है यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक। तो इट इज़ कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट होता है, लाइन डिफेक्ट होता है, स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल, इंटरिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ऐसी एक होता है एटॉमिक एंड एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो अंतिम टाइप भी बना लेते हैं, आप भी क्या याद रखोगे। तो यहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ, एक होता है एटॉमिक टाइप, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक टाइप, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, और एक होता है एटॉमिक डिफेक्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है हमारे क्रिस्टल में, जैसे इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़बरदस्ती आ जाते हैं। और एटॉमिक में क्या होता है, हमारा क्रिस्टल लैटिस जो है प्रॉपरली एक सिस्टम में था, लेकिन फालतू के कुछ एक्स्ट्रा एटम जो है वो कहीं ना कहीं आ जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक। बहुत सारे डिफेक्ट हो गए। हर प्रकार का डिफेक्ट क्रिस्टल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, प्राय ऐसा ही होता है।
हर एक डिफेक्ट पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स अब करने वाले हैं, हर एक डिफेक्ट पे हम समझेंगे कि वो किस टाइप का है, वो इनमें से किस कैटेगरी में आता है। आप लोग देख रहे होंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन कई सारे टाइप का हो गया, तो जब इतने सारे टाइप का क्लासिफिकेशन है तो हमें समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा किस टाइप का है। समझ में आ रही बात है? ये अपने आप में एक अलग क्लासिफिकेशन है, इसका इस वाले क्लासिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। स्क्रीनशॉट हो गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं किस किस टाइप के क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं। तो चलिए कुछ प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स करते हैं। सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, इसके अलावा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, है ना। तो बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला जो है वो है अपना शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट नाम से लग रहा है, शॉट लगा यहाँ पे। अब शॉट मारा किसने है, धोनी ने या युवराज ने, ये तो वक्त बताएगा। तो देखते हैं। सबसे पहली बात, इस वाले डिफेक्ट में क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये पहली बात तो ये किन कंपाउंड्स में होता है, प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड्स, प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड्स in which the size of ions, size of cation and anion, size of ions is nearly same, मतलब जिनमें आयंस की साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल NaCl, तो यूँ मानिए आपके पास एक कैटाइन है फिर एक एनाइन है, तो एक आइडियल यदि क्रिस्टल स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, तो फिर इन्हें आइडियल फॉर्म में इस तरह से रहना चाहिए, ये इस तरह से होने चाहिए, ठीक। अब क्या होता है कि कहीं कहीं से क्या होता है, कुछ पार्टिकल मिस हो जाते हैं ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ये सोडियम यहाँ आना भूल गया, ये सो रहा था, नहीं आया है टाइम पे, तो क्या होगा, कोई वेट थोड़ी ना करेगा, तो अगला जो सोडियम है वो भैया अपने टाइम पे आके अपनी लाइन पे बैठ गया। अब क्या हुआ, इस वजह से क्या होगा, ये जगह रह जाएगी इस क्रिस्टल में खाली। अब ऐसा मानिए एक लॉ होता है क्रिस्टलोग्राफी का कि क्रिस्टल शुड बी न्यूट्रल। यदि चार्ज इम्बैलेंस हुआ तो क्रिस्टल अनस्टेबल हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए कंप्लीट नेट चार्ज को क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये इस पूरे क्रिस्टल में ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ही एक और रो बनाते हैं, मान लेते हैं ये रो है ही नहीं, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कम है, तो कहीं ना कहीं क्लोराइड भी मिस होगा। क्रिस्टल ऐसा करेगा ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, एक साइड इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी। कुल मिला के जितने कैटायनिक वैकेंसीज होंगे उतने एनायनिक वैकेंसीज भी होंगे। तो आप ऐसा मानिए कि यदि ए बी टाइप का क्रिस्टल है तो जितने ए चले जाएंगे उतने बी भी चले जाएंगे। नेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, आप लोगों को इतना ही फोकस करना है, ठीक। अब शॉर्ट की याद रखिए, शॉर्ट लगा बाहर, है ना, तो क्रिस्टल से जितने कैटायन बाहर करो उतने ही एनायन भी बाहर कर दो। अब ये किस कैटेगरी में आता है, अभी आपने हजारों प्रकार की क्लासिफिकेशन पढ़े थे, तो देखिए सबसे पहली बात, जितने सोडियम गए उतने ही क्लोराइड गए, इसलिए सोडियम एंड क्लोराइड का रेशियो 1:1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब सबसे पहले ये किस टाइप का है, तो सबसे पहली बात ये स्टोइकियोमेट्री टाइप का है, स्टोइकियोमेट्रिक टाइप, ठीक। और दूसरा, क्या ये वैकेंसी है या इंटरस्टिशियल है, तो दिख रहा है ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है। क्या ये पॉइंट डिफेक्ट है या लाइन डिफेक्ट है, क्योंकि लैटिस साइड पे आ रहा है, तो ये एक पॉइंट डिफेक्ट है, ठीक। ये एटॉमिक है या इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये एटॉमिक है, एटॉमिक टाइप का है। ऐसे ही ये इंटरिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है, तो हम कहेंगे ये इंटरिंसिक है। तो कुल मिला के आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का डिफेक्ट है। अब चलते हैं इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट। हाँ ये मज़ेदार है ना, इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट। इस डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, सबसे पहली बात, ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहली बात नीट में भी आया था एक बार। सबसे पहली बात आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ आयंस चले गए हैं अपना स्थान छोड़ के, तो वैकेंसी आ गई है, इसलिए सबसे पहली बात ये डेंसिटी को क्या करेगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, है ना। ओवरऑल डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी के साथ क्या होगा, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि बीच बीच में कुछ बॉन्ड ही नहीं है।
ऐसे ही कंडक्टिविटी के साथ क्या होगा, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि होल बन गए हैं तो अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होल टू होल हो पाएगा। तो इन सम एक्सटेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पे, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं, ये भी नीट में आने लायक क्वेश्चन है। देखिए कुछ कंपाउंड्स आप लोग सीधे सीधे याद कर लीजिए, जैसे NaCl, KCl, KBr, AgBr, ये इसके कुछ जनरल एग्जाम्पल हैं, सरल ही एग्जाम्पल है, आराम से याद हो जाएंगे। ठीक, यहीं पे एक और डिफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देन द नेक्स्ट डिफेक्ट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकट डिफेक्ट समझ में आ गया होगा, आसान सा है। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है ये है फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है, तो सबसे पहली बात, फ्रेंकल डिफेक्ट एकदम अलग है, ये इंटरस्टिशियल टाइप का है। तो इसमें कैटायन एंड एनायन की साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए जो स्मॉल साइज का आयन है वो अपने लैटिस साइट को छोड़ के फिसल जाता है, पड़ोस वाले घर में चला जाता है। तो सबसे पहली बात, कंडीशन क्या है, ये कहाँ होता है, प्रेजेंट या फाउंड इन, प्रेजेंट इन ionic compounds, present in ionic compounds in which size of cation and anion have large difference। जहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस हो साइज का, ये वहाँ पे पाया जाता है, मतलब कैटायन बहुत छोटा हो, एनायन बहुत बड़ा हो। दूसरी बात ये है कैसा होता होगा ये, तो आप लोग इस क्रिस्टल में यूँ देख सकते हैं कि ये बड़े साइज का आयन है, ये स्मॉल टुच्चा सा आयन है, ये फिर बड़ा, ये फिर छोटा, फिर बड़ा। ये एक आइडियल स्ट्रक्चर है जिसमें ये इस तरह से एग्जिस्ट करते थे, मतलब यदि आइडियल होता तो ये होता। अब यदि नॉन आइडियल है तो क्या होगा, यदि नॉन आइडियल है तो कोई एक पार्टिकल, यहाँ एक और रो बना देता हूँ मैं, कोई एक पार्टिकल अपना स्थान छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे चला जाएगा। इट इज़ द डिफेक्टिव पॉइंट, इट इज़ द डिफेक्टिव साइट। ठीक, तो अब ये किस टाइप में, किस कैटेगरी में आएगा, सबसे पहले ये आएगा इंटरस्टिशियल। सबसे पहले आप इसे कहेंगे इंटरस्टिशियल। क्या इससे स्टोइकियोमेट्री चेंज होगी, बिल्कुल नहीं, कोई बाहर नहीं गया, तो स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा। क्या ये इंटरिंसिक है, बिल्कुल ये थर्मोडायनेमिक है, तो ये इंटरिंसिक होगा। और इसके अलावा क्या ये एटॉमिक है या आयोनिक है, तो ये एटॉमिक है। तो कुल मिला के ये किस टाइप का है हमें समझ में आ गया। इसका इफेक्ट क्या होगा, इस क्रिस्टल डिफेक्ट से स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्टेबिलिटी हर एक डिफेक्ट डिक्रीज ही करता है। तो सबसे पहली बात डेंसिटी, तो डेंसिटी में आप लिखेंगे नो चेंज, क्योंकि कोई न बाहर गया है न कोई अंदर आया है। स्टेबिलिटी को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक, ऐसे ही कंडक्टिविटी कुछ अमाउंट में इंक्रीज होती है, क्योंकि कुछ साइट्स क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स भी लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल कॉमन होता है AgBr, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AgBr, इन दोनों में पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा AgI, AgCl एंड ZnS, ये सब फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। प्यारे बच्चों, ये मज़ेदार था, एक फ्रेंकल था, एक शॉर्टकी था। फ्रेंकल मतलब फंस जाता है, ट्रैप्ड होता है अपने बगल वाले इंटरस्टिशियल स्पेस में। शॉर्टकी का मतलब शॉर्ट लग जाता है, आयन बाहर। दोनों का कंप्लीट काम हो चुका है। अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट प्यारा सा ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने जो दो मोस्ट पॉपुलर फ्रेंकल एंड शॉर्टकट डिफेक्ट पढ़े, ये दोनों ही स्टोइकियोमेट्रिक टाइप के थे, जिसमें स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती है। लेकिन अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक टाइप के हैं। इनमें सब में फॉर्मूला बदल जाएगा, तो थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो थोड़ा ज़्यादा प्यार से हमें देखना पड़ेगा। यहाँ दो टाइप के डिफेक्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब आपका जो कैटायन है वो एक्सेस में है। और मैंने पहले ही बताया था, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है
न्यूट्रलिटी, होल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। यदि कैटायन ज़्यादा होंगे, एक्सेस में होंगे, तो उन्हें मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे दो तरीके से मेटल को एक्सेस किया जा सकता है, या तो नॉन मेटल को हटा दो या फिर मेटल को एक्स्ट्रा डाल दो। ठीक, तो दोनों तरीके के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नॉन मेटल की डेफिशिएंसी। एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा। ये सोडियम क्लोराइड है, और इस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को, ये एक आइडियल क्रिस्टल था बेचारा, ये मेरी तरह बहुत बढ़िया था एक ज़माने में, और अब यूट्यूब पे चौक रगड़ रहा है। तो देखिए, ये एक आइडियल क्रिस्टल हुआ करता था, और इस आइडियल क्रिस्टल पे किसी ने क्या किया, इस आइडियल क्रिस्टल पे NaCl वेपर पास किए। वेपर गैसियस स्टेट है, आप लोग जानते हो, NaCl नहीं, सोडियम, सॉरी, है ना, सोडियम वेपर। आप जानते हो सोडियम बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, और जब ये वेपर स्टेट में होगा तो कितना फास्ट रिएक्टिव होगा। सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब सोडियम वेपर के कांटेक्ट में इसको रखा गया, तो इसका रिजल्ट ये निकला कि कुछ सोडियम क्या करे, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोराइड के साथ बाहर निकल आए। कुछ क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड के साथ बाहर निकल आए। मतलब मान लेते हैं ये क्लोराइड जो है बहकावे में आ गया, और ये जो है मोहल्ले की लड़की है, और ये दूसरे मोहल्ले का लड़का आया, इसको भगा के ले गया। अब इस बेचारे मोहल्ले में तो जो है वो मातम छा गया, इसमें तो जो है कई लड़के परेशान हैं। तो ये एक वैकेंसी क्रिएट होगी, ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज क्रिएट होती है। तो इस जगह पे क्या क्रिएट हुआ, इस जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई, इससे होल न्यूट्रलिटी भी डिस्टर्ब हो गई। लेकिन इसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया था ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्योंकि बेरोजगार होते हैं, ये विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बदले में हमें क्या मिलता है, कंपाउंड में कलर मिलता है। तो पता है क्या है, यदि सोडियम क्लोराइड में ये वाला डिफेक्ट क्रिएट होता है, तो इसकी वजह से इसमें येलो कलर क्रिएट होता है। तो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर। एफ मतलब फेरबे, और इसे आप कलर सेंटर भी कह सकते हो, कलर सेंटर या एफ सेंटर। ठीक, क्यों ऐसा होता है अभी मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा सारी चीज़ें। अब आप लोग यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन आया, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये डिफेक्ट है, मतलब क्लोराइड चले गए हैं। तो अब इसका जो रियल फॉर्मूला होगा, उसमें सोडियम तो उतने ही रहेंगे जितने थे, लेकिन क्लोराइड लेस देन 1.00 होंगे, 1.00 से कम होंगे। फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला हो सकता है सोडियम 1.00, क्लोराइड 0.95, 9293 ETC। ठीक, अब पढ़ते हैं इसे डिटेल में। अब जानते हैं कि इसकी वजह से क्रिस्टल की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कंडक्टिविटी आएगी नहीं आएगी, कलर क्यों आया, है ना, और स्टोइकियोमेट्री पे क्या इफेक्ट आया, ये आप लोग देख ही चुके हो। सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं एफ सेंटर को। एफ सेंटर क्या है, एक्चुअल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ होंगे उन सब लोकेशंस को हम एफ सेंटर्स कहेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब द एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं मेरे प्यारों, एनर्जी फ्रॉम विजिबल रीजन। ये विजिबल रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एंड जब ये वापस क्या करते हैं, एंड लॉस द कॉम्प्लीमेंट्री कलर कब, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कब होगा, रिलीज जब ये वापस डी एक्साइट होंगे, ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, है ना। तो जब ये डी एक्साइट होंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर को रिलीज कर देंगे। ये कलर हमें दिखाई देता है, यहाँ पे मैं कुछ कलर लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। NaCl में
NaCl में येलो कलर इसी डिफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही KCl में वायलेट कलर और ऐसे ही LiCl में पिंक कलर। प्यारे बच्चों ये पूछा जाता है, वो पिंक है लास्ट में, है ना। पिंक कलर, येलो कलर, वायलेट कलर, ये सब किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं? इसी डिफेक्ट की वजह से, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो ये पहले विजिबल रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में चले जाते हैं, और जब ये ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो आप लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सिखाया जाएगा, वहीं पे ट्रिक बताई जाएगी। सॉलिड स्टेट में इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। आ भी जाएंगे तो हम कोऑर्डिनेशन में सीख चुके होंगे। और अब आगे देखिए, दूसरी बात, इसका स्टोइकियोमेट्री बदल गया है। क्लोराइड मतलब नॉन मेटल लेसर अमाउंट में है, ऑब्वियसली मेटल क्या हो गया? एक्सेस। हम यही बात कर रहे थे, मेटल एक्सेस। डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो डेंसिटी क्या होगी? क्रिस्टल की डिक्रीज होगी। दूसरी बात, स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी क्योंकि कुछ आयंस चले गए हैं। कंडक्टिविटी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहे हैं, NaCl, KCl, LiCl, ATC, तो समझ में आ रहा होगा। और स्टोइकियोमेट्री जो है उसके साथ क्या होगा? स्टोइकियोमेट्री के साथ क्या होगा? स्टोइकियोमेट्री ऑलवेज मेटल जितना है उतना ही रहेगा। नॉन मेटल, N जो है नॉन मेटल है, ये हमेशा लेस देन 1.00 होगा। फॉर्मूले कुछ इस तरह से बदल जाएंगे। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट का पहला एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा, NaCl, KCl एंड LiCl में कलर क्यों प्रोड्यूस होता है? नॉन मेटल के चले जाने से मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब आप लोग पता है क्या कर सकते हो? जैसे घर पे खाना खा रहे हो, टेबल पे नमक पड़ा है और उसमें येलोविश कलर दिख रहा है, तो आप घर वालों को बता सकते हो कि इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, कुछ क्लोराइड भाग गए हैं इसको छोड़ के, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनकी वजह से इसमें कलर प्रोड्यूस हो रहा है। घर वाले बहुत मारे हैं, सच बता रहा हूँ, बोलेंगे बे तेरी केमिस्ट्री तेरे पास रख, है ना, हमें हमारा काम करने दे, चुपचाप खाना खा ले। तो एक और तरीका भी हो सकता है मेटल एक्सेस करने का, एक्स्ट्रा मेटल्स को डाल दो इंटरस्टिशियल स्पेस में, है ना। तो नेक्स्ट जो है वही मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये सेकेंड टाइप है ये, ड्यू टू माउंटेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा आयंस इन लैटिस। और आयंस में स्पेसिफाई कर दो कैटायंस, क्योंकि मेटल जनरली कैटायंस होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक +2 ऑक्सीजन -2, जिंक +2। इस तरह से इनका एक बहुत प्यारा क्रिस्टल हुआ करता था एक ज़माने में, बड़ी सुंदर ज़िंदगी ये जी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से दृश्यम फिल्म की तरह एक मेहमान आया और इसकी वजह से इस क्रिस्टल आइडियल स्ट्रक्चर में एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया, है ना। तो अब ये तो आइडियल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा जिंक आयन इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं, जैसे एक आप लोगों को ये दिख रहा होगा अलग से। अब क्या ये होल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इसको मेंटेन करने के लिए जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतने फ्री इलेक्ट्रॉन डाल दो। फिर से फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फिर से कलर, तो इसी वजह से इसका कलर येलो कलर होता है जिंक ऑक्साइड में, इस वाले डिफेक्ट की वजह से। यहाँ पे फॉर्मूले के साथ क्या होगा? जिंक +2 आयन अब ग्रेटर देन 1.00 होंगे, जबकि ऑक्साइड आयन एग्जैक्टली उतने ही होंगे जितने ये पहले हुआ करते थे। क्या ये मेटल एक्सेस है? ऑब्वियसली मेटल एक्सेस है, दिख रहा होगा। तो इस बार फॉर्मूला क्या होगा? मेटल के केस में ग्रेटर देन 1.00 एंड नॉन मेटल एग्जैक्टली 1.00 इफ द कंपाउंड इज AB कंपाउंड। ठीक, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? सबसे पहली बात, ये जो है एक्स्ट्रा जिंक आए तो ये पहला डिफेक्ट है जहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि एक्स्ट्रा आयंस आए हैं। तो सबसे पहली बात डेंसिटी इंक्रीज होगी। दूसरी बात कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी में आप लोगों को हर बार एक ही बात लिखनी है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब क्या कलर आएगा? तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस कलर, दिस डिफेक्ट प्रोड्यूस कलर एंड व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री? इट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।
तो चेंज द स्टोइकियोमेट्री, तो स्टोइकियोमेट्री को ये चेंज कर देता है। तो ये थे दो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, सॉरी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो दो तरीके हो सकते हैं, एक में नॉन मेटल आप लोगों को लेस देन 1 दिख सकता है, एक में मेटल ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ऐसे ही एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये दोनों मेटल एक्सेस थे। नेक्स्ट है अपना मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल को डेफिशिएंट करोगे तो नॉन मेटल एक्सेस में हो जाएगा, नॉन मेटल एनायन है मतलब एनायनिक चार्ज एक्सेस में हो जाएगा। तो फिर कैटायन को बैलेंस कैसे करोगे, क्योंकि फ्री प्रोटॉन तो होते ही नहीं है ना, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बड़ा पर्टिकुलर टाइप है। सबसे पहली बात, ये सिर्फ और सिर्फ उन क्रिस्टल कंपाउंड्स में होता है जहां पर मेटल वेरिएबल वैलेंसीज या मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो। तो क्या होता है, प्रेजेंट दिस डिफेक्ट इज प्रेजेंट ओनली इन क्रिस्टल्स having variable valency मान लो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट containing metal जिनमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो, वैलेंसी वेरिएबल हो। ठीक, फॉर एग्जांपल आप लोग FeO इसका एग्जांपल ले सकते हो, ऐसे ही आप लोग जो है मैंगनीज ऑक्साइड ले सकते हो। इन सब में ट्रांजिशन मेटल दिख रहे होंगे आप लोगों को। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है। अब इसमें डिफेक्ट कैसे होगा जरा सोचिए, आप लोगों को Fe+2 ऑक्सीजन -2 Fe+2 ऑक्सीजन -2 एक आइडियल क्रिस्टल बना लेते हैं। ऑक्सीजन -2 Fe+2 ऑक्सीजन -2 Fe+2, ये एक आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या कर दो, मेटल को डेफिशिएंट कर दो। डेफिशिएंट करने का मतलब है एक आयरन को यहाँ से हटा दो, एक आयरन को यहाँ से हटा दो। अब 2 पॉजिटिव चार्ज है तो क्या 2 प्रोटॉन डाल देंगे? नहीं भैया, प्रोटॉन नहीं डालेंगे। 2 आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को +3 कर दो। 2 आयरन की, किन्हीं 2 आयरन की रेंडमली ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर दो, +3 कर दो। ये बैलेंस हो गया, ये वैकेंसी बनी रहेगी। समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट थिंग, यदि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देख रहे हो तो सबसे पहले मेटल चेक करो, क्या वो ट्रांजिशन मेटल है, क्या वो ऐसा मेटल है जिसकी मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होना पॉसिबल है। तो जो भी मेटल चला जाता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए बचे हुए पड़ोसी बेचारे जो है अपनी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। अब इसमें Fe लेस देन 1.00 होगा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव एग्जैक्टली 1.00 होगा। ऐसा फॉर्मूला इन दोनों में भी नहीं था कहीं भी। इसमें मेटल ग्रेटर देन 1 था, एक में नॉन मेटल लेस देन 1 था, इसमें मेटल लेस देन 1 है। ये तीनों अलग अलग तरीके हैं। तो स्टोइकियोमेट्री बदल जाएगी, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी भैया। ठीक है, लिख दिया। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज होगी। क्यों होगी कंडक्टिविटी इंक्रीज? क्योंकि पॉजिटिव होल बने हैं तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए जगह बन गई है। इसके अलावा डेंसिटी डिक्रीज होगी और स्टोइकियोमेट्री चेंज होगी मेटल डेफिशिएंसी वाली। ठीक, तो इसके एग्जांपल तो खुद ही लर्न है। जो मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है केवल वही ये शो करेंगे। ठीक, अब ये जो आपने 3 डेफिशिएंसी पढ़ी है, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंस, इन दोनों तीनों में बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आप लोगों को करके दिखाता हूँ में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जेईई में क्वेश्चन कैसे आते हैं और लैंग्वेज चेंज करने से आंसर पे कितना फर्क पड़ता है। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ही बनाऊंगा और उसी को हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है लेकिन मैं इसमें मॉडिफिकेशन भी करूंगा। द स्टोइकियोमेट्रिक फार्मूला, द फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड is Fe 0.98 oxygen 1.00 if Fe show +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, देन क्या क्या फाइंड आउट करवाया जा सकता है। सबसे पहली बात, सबसे पहले हम लोग करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला कि
इसमें Fe+2 एंड Fe+3 कितने कितने एटम्स हैं या आयंस हैं आउट ऑफ 98। इसमें से कितना फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन, एक मास परसेंट, एक मोल परसेंट, 3 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला हम फाइंड आउट करेंगे फ्रैक्शन। सबसे पहला हम फाइंड आउट करने वाले फ्रैक्शन। देखिए Fe 0.98 है, ऑक्सीजन 1.00 है। तो सबसे पहले क्या करो, नेट नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर लो, क्योंकि चार्ज ही है जो कि दोनों तरफ बैलेंस्ड रहेगा। तो इसे 1.00 को 100 मान लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा -200 नेगेटिव चार्ज है। तो नेट पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए, तो नेट पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होना चाहिए जितना नेगेटिव चार्ज है, ताकि ये बैलेंस हो सके। अब हम जानते हैं कि टोटल 98 Fe हैं, तो आउट ऑफ 98 Fe एटम्स, 98 Fe एटम्स में से मान लेते हैं X जो है वो तो Fe+2 है, और 98 माइनस X जो है वो Fe3 पॉजिटिव हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब नेट चार्ज कितना है, Fe+2 का चार्ज होता है +2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आयंस आर X, प्लस ये तो हो गया Fe+2 की वजह से चार्ज, Fe+3 की वजह से चार्ज हो गया 98 माइनस X मल्टीप्लाइड बाई +3 जस्ट इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, नेट +200 होना चाहिए। इससे आप लोग X फाइंड आउट कर लीजिए। इससे क्या फाइंड आउट कर लीजिए, X फाइंड आउट कर लीजिए। तो X कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लोग इसे कैलकुलेट कर लीजिए। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 2X, ये हो जाएगा 98 मल्टीप्लाइड बाई 3 294 माइनस 3X, और ये हो गया प्लस इक्वल्स टू 200, तो माइनस X इक्वल्स टू -94, मतलब X आ गया 94। प्यारे बच्चों, यदि X 94 आ गया मतलब Fe+2 आयन हमें यहाँ से दिख रहे हैं, ये 94 है और ये कितने हैं, बचे हुए 4 हैं, Fe+3 4 हैं। ठीक है, बैलेंस कर देंगे क्योंकि +4 का ही डिफरेंस आया होगा। अब ये क्वेश्चन तो सरल था, सीधा सीधा मैंने बता दिया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था आउट ऑफ 1, तो फ्रैक्शन ऑफ Fe+2 जस्ट इक्वल्स टू 94/98, यह आएगा 0.96, और फ्रैक्शन ऑफ दूसरे का जो है फ्रैक्शन ऑफ Fe+3 जस्ट इक्वल्स टू आएगा 0.04। तो फ्रैक्शन तो हो गया, क्लियर हो गया, आराम से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये क्वेश्चन आप लोगों को NCERT वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन है। मैंने फ्रैक्शन कैलकुलेट करके दे दिया, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करके दे दिए। अब क्वेश्चन आते हैं मास परसेंट कैलकुलेट करो, है ना, दोनों का अलग अलग मास परसेंट कैलकुलेट करो, मोल परसेंट कैलकुलेट करो। तो ये 2 क्वेश्चन और करके देखते हैं। मास परसेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड मेथड बताऊंगा, फिर आप लोगों में खुद ही अक्ल आ जाएगी कि बहुत इजी होता है ये, मतलब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मास परसेंट ऑफ Fe+2 लेते हैं पहले। मास परसेंट ऑफ Fe+2 इज जस्ट इक्वल्स टू, Fe+2 के एटम कितने हैं 94 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, ये हो गया Fe+2 का मास, डिवाइडेड बाई टोटल एटम कितने हैं 98 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, ये किसका मास हो गया, टोटल एटम्स का मास। Fe+2 हो चाहे +3, मास तो होता ही रहेगा ना, मोलर मास तो सेम रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसका मतलब जो फ्रैक्शन आएगा ना वही मास परसेंट आएगा। 94/98 मतलब 96% मास किसका होगा, Fe+2 का, और 96% फ्रैक्शन से आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है मोल परसेंट या मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी हो तो क्या होगा। मोल क्या होता है, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर या गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से कैलकुलेट करते हैं। मोल परसेंट इज जस्ट इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ एनीथिंग डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्लस मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज द मोल परसेंट। किसी एक के मोल कैलकुलेट करिए, Fe+2 के मोल कैलकुलेट करते हैं, तो Fe+2 का जो गिवन मास है वो कितना है 94 मल्टीप्लाइड बाई m, गिवन मास ऑफ
एक 1 एटम m मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो ये हो गया 94 डिवाइडेड बाई m, ये हो गए किसके a के मोल, मतलब Fe+2 के मोल। अब ऐसे ही 94m डिवाइडेड बाई m प्लस 4m डिवाइडेड बाई m, ध्यान से देखोगे तो एग्जैक्टली वही डेटा आप लोगों को फाइनली मिल गया, 94 डिवाइडेड बाई 98 सेम मोल परसेंट आया। तो पता है ये फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लो, यही फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन होगा। अब इसे मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना तो आप लोगों को मिल जाएगा वही अपना आंसर, 96% ही मोल परसेंट होगा, 96% ही मास परसेंट होगा और 0.96 मोल फ्रैक्शन होगा। तो सभी का आंसर सेम होता है। तो यदि सेम मेटल है तो ऑब्वियसली सेम ही मेटल होगा, तभी तो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। हर प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा वीडियो देख लेना है, फिर आप लोगों को ये मज़ेदार लगेगा। अब इसी क्वेश्चन में लैंग्वेज प्रॉब्लम कहाँ आती है? लैंग्वेज प्रॉब्लम तब आती है जब पूछ लिया जाए मास परसेंट ऑफ Fe+2 इन कंपाउंड, तो बदल जाएगा क्वेश्चन। मास परसेंट ऑफ Fe+2 इन कंपाउंड, यदि फोर्थ क्वेश्चन लें अपन तो एकदम सिनेरियो बदल जाएगा। मास परसेंट ऑफ Fe+2 इन कंपाउंड, जैसे वो कंपाउंड में कहेगा ना तो दुनिया बदल जाएगी। कंपाउंड में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? मास परसेंट कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास 56 होता है इसका, मल्टीप्लाइड बाई 94, इट इज़ द मास ऑफ Fe+2। अब आप लोगों को डिवाइड करना है टोटल मास से। तो टोटल मास में आप लोगों का मास कौन कौन सा आएगा मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो ये 98m ले लो आयरन का, क्योंकि 98m था, 98 पार्टिकल्स थे, प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास कितना, सॉरी एटम कितने हैं 100। अब इसे 100 से लास्ट में मल्टीप्लाई भी कर देना, तो ये थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूँ। आप भी क्या याद रखोगे, परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। यदि मास परसेंट ऑफ आयरन इन कंपाउंड पूछा जाए तो थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाएगा। तब आप पूरे कंपाउंड सीधा सीधा कुछ नहीं, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मास है ना, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन अपॉन टोटल मास। तो मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई 94 डिवाइडेड बाई मास ऑफ टोटल आयरन एटम्स 98m, m मतलब 56 मोलर मास, मल्टीप्लाइड बाई प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास होता है, 100 एटम है, 100 मान के चल रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये मास परसेंट ऑफ Fe+2 इन कंपाउंड, Fe+3 इन कंपाउंड, तो यहाँ आ जाएगा 4m, m मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि Fe+3 4 ही थे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ें, और जब मैं पेपर सॉल्व करता हूँ जेईई मेन जे एडवांस आप लोग देखते होंगे वीडियोस, तो आप लोगों को एहसास हो जाएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज में जरा सी मिस्टेक करी कि आपका क्वेश्चन जो है उसका अर्थ का अनर्थ निकाल लोगे और आंसर बदल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मज़ेदार था तो बजाइए ताली यदि आपको क्वेश्चन मज़ेदार लगा तो, और ताली बजाने का मतलब वीडियो लाइक कर दीजिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों एक डिफेक्ट और बच गया और वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो अंतिम डिफेक्ट को खींच देते हैं फटाफट से, और इस पर भी बड़े प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इस पर भी न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट सीधी सी बात है, एक्सट्रिंसिक है, पड़ोसियों की वजह से बच्चा बिगड़ा, पड़ोसियों की वजह से डिफेक्ट आया दूसरे कंपाउंड्स की वजह से। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ड्यू टू प्रेजेंस, ये किसी भी कंपाउंड में हो सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल या मैटर, ठीक, ये दूसरे कंपाउंड्स की प्रेजेंस की वजह से होता है। एक एग्जांपल करके देखते हैं तभी बढ़िया से समझ में आएगा। डोपिंग, डोपिंग मतलब मिक्सिंग करना, डोपिंग ऑफ SrCl2 इन NaCl, मैं वही लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ जो क्वेश्चंस में यूज होती है। डोपिंग ऑफ SrCl2 इन NaCl, डोपिंग ऑफ AlCl3 इन NaCl या KCl, इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है। डोपिंग का मतलब मिक्सिंग है ना। यूँ मानिए कि आप प्यारा सा एक NaCl क्रिस्टलाइज हो रहा था किसी शाम, आराम से ये अपनी ज़िंदगी जी रहा था। जीते जीते इसके परिवार में एक पड़ोसी आ गया। पड़ोसी कौन था? स्ट्रोंशियम। तो अगला सोडियम जो है उसकी जगह स्ट्रोंशियम क्रिस्टलाइज हो गया। बीमारी ये है कि स्ट्रोंशियम का जो चार्ज है वो सोडियम से मैच नहीं करता, इसलिए क्रिस्टल का नेट चार्ज इससे अफेक्ट हुआ।
तो क्रिस्टल ने अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज रखने के लिए एक सोडियम को घर से बाहर निकाल दिया। ये सही नहीं किया इसने, लेकिन क्योंकि इसका चार्ज अलग था। यदि मैं SrCl2 की जगह ऐसे एक मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूँ, डोपिंग ऑफ KCl इन NaCl, आपको 2-4 एग्जाम्पल देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा खुद ही। सोडियम क्लोराइड अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज हो रहा था, लेकिन इसमें कुछ इम्प्योरिटी थी पोटेशियम की। तो पोटेशियम भी सोडियम की जगह कहीं कहीं ज़रूर आया होगा, लेकिन क्योंकि पोटेशियम का चार्ज सेम सोडियम के चार्ज के इक्वल है, इसलिए जहां पोटेशियम आ भी गया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने किसी सोडियम को रिप्लेस नहीं किया। ऐसे ही डोपिंग ऑफ AlCl3 इन NaCl। अब आप कहोगे बोले एक एग्जांपल क्यों ले रहे हो, एक्चुअल में कंपेयर करने के लिए है ना, बाकी डोपिंग किसी में भी किसी की भी की जा सकती है। तो दोनों आयन भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों आयन सेम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है डोपिंग में। आप लोग यूँ मानिए कि आपका NaCl क्रिस्टलाइज हो रहा था, ये इसका आइडियल स्ट्रक्चर है, लेकिन इस आइडियल स्ट्रक्चर में एक पड़ोसी घुस गया, और पड़ोसी कौन था, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आने की वजह से बहुत फ़र्क आएगा, क्योंकि इसका चार्ज इसमें कहीं भी मैच नहीं होता। तो एक सोडियम गया, क्योंकि इसका चार्ज बैलेंस करने के लिए एक सोडियम को आपको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ क्लोराइड लीजिए, यहाँ सोडियम लीजिए, यहाँ क्लोराइड लीजिए, लेकिन यहाँ कुछ मत लीजिए, 2 वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब आप तीनों को ध्यान से देखोगे तो यदि आप जो इम्प्योरिटी का कैटाइन या एनाइन है उसका चार्ज अपने कंपाउंड के कैटाइन या एनाइन के इक्वल है, तो सिर्फ वो रिप्लेस करता है, वो वैकेंसीज क्रिएट नहीं करता। यदि चार्ज डिफरेंस है तो वैकेंसीज क्रिएट होती है। कितनी वैकेंसी क्रिएट होती है, क्योंकि Sr2 का चार्ज +2 था और अपने आयन का चार्ज +1 था। बैलेंस करने के लिए ऐसे कितने चाहिए, 2 में से एक में तो ये खुद आ गया, एक क्या होगी, वैकेंसी। तो इस वाले केस में मैं लिखूंगा each Sr+2 क्रिएट 1 cationic वैकेंसी। इस केस में मैं लिखूंगा नो वैकेंसी, कोई वैकेंसी जनरेट नहीं होगी। इस वाले केस में मैं लिखूंगा ईच एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव क्रिएट 2 कैटायनिक वैकेंसीज। ये 2 वैकेंसीज क्रिएट करता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, डिफेक्ट है, और ऐसा एनाइन भी कर सकते हैं, कैटाइन भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। इस पर क्वेश्चन बनते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, ये तो हमें समझ में आ गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे इम्प्योरिटी भी आ जाती है तो स्टोइकियोमेट्री तो बिगड़ेगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। इन दीज केसेज डेंसिटी भी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, और ये डिपेंड करता है कि आने वाले एटम का मास कितना है। हो सकता है यदि यहाँ पे कोई एक्स आता और वो 3 एटम को रिप्लेस करता, उस एक्स का मास उन तीनों एटम से भी ज़्यादा होता तो डेंसिटी इंक्रीज होती, कम हो गया तो डिक्रीज होगी। इस केस में जैसे 3 सोडियम आए और 1 एल्यूमिनियम आए, तो 1 एल्यूमिनियम 3 सोडियम के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ डेंसिटी डिक्रीज होगी, यहाँ डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो आप डिसीजन लेना सोच समझ के। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ, क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनाऊंगा। पहला क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज formed in each mole of NaCl crystal by doping of 10⁻³ mole percent SrCl2। ठीक, 10⁻³ मोल परसेंट SrCl2 की डॉपिंग से कितने कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट होंगे इन ईच मोल ऑफ क्रिस्टल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आप लोगों को एहसास होना चाहिए कि SrCl2 में एंड NaCl में
दोनों क्रिस्टल्स में NaCl कहाँ भाग गया भाई, ये रहा, दोनों में क्लोराइड क्या है, कॉमन है, लेकिन स्ट्रोंशियम सोडियम को रिप्लेस करेगा, स्ट्रोंशियम +2 रिप्लेस करेगा 2 सोडियम आयंस को, तो एक की जगह तो ये खुद चला जाएगा, मतलब आप कह सकते हो ईच, हर बार स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, पता चला एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने बैठे, बोले DN बाबा ने भी स्ट्रक्चर बनाए थे, हम भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, सीधा दिमाग लगाइए, एक SR+2 2 सोडियम को रिप्लेस करता है, तो ईच SR+2 क्रिएट 1 कैटायनिक वैकेंसी, ये एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करता है। ठीक, कितने आपने ऐड करे, 10⁻³ मोल %। अब बात करते हैं 10⁻³ मोल % का मतलब क्या है। परसेंट का मतलब होता है 100 में से, तो 100 मोल यदि सब्सटेंस होता प्यारे बच्चों, तो 10⁻³ मोल SrCl2 की डॉपिंग होती। परसेंट का मतलब होता है 100 में से, कोई कहे 5% नंबर आए थे तो 100 नंबर का पेपर होता तो 5 नंबर आते। सेम ईयर यदि 100 मोल सब्सटेंस होता टोटल, तो 10⁻³ मोल SrCl2 डॉप किया जाता। इसका मतलब यदि 1 मोल सब्सटेंस होगा तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई 100 मोल SrCl2 मिक्सड विद ईच मोल सब्सटेंस, ये कितना हो गया 10⁻⁵। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया 10⁻⁵ मोल SrCl2 mixed or doped with each mole of NaCl, एक मोल NaCl में 10⁻⁵ मोल SrCl2 मिक्स किया गया है। ठीक, क्योंकि एक SR एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करता है, तो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज मोल के टर्म में कितनी होगी 10⁻⁵ मोल। तो नंबर कितना होगा, नंबर में एक मोल को आप Na से मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग मोल है, तो उसे Na से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 में से 5 हटा दो, 18 वैकेंसीज, कुल मिला के इतनी वैकेंसीज क्रिएट होगी प्यारे बच्चों। यदि इसी क्वेश्चन में चेंज हो जाता, AlCl3 आ जाता, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि एक एल्यूमिनियम 2 वैकेंसी क्रिएट करता। यदि KCl हो जाता तो आंसर आता 0, क्योंकि पोटेशियम यदि होता तो KCl यदि आप NaCl में डॉप करोगे तो कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी। ठीक, अब प्यारे बच्चों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को इम्परफेक्शन सिखाए हैं, आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गए होंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, वहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम एंड फेसबुक के लिंक मिल जाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी डाउट डिस्कशन अपना चलेगा। तो प्यारे बच्चों अब आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इतनी देर से यदि आप वीडियो देख रहे हो तो केमिस्ट्री व्लॉग्स पे आप लोगों को बढ़िया सी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। इस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोग इस फैमिली में जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को ये सब सही लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और ये बातें मैं कहना छोड़ने वाला हूँ, मेरे को लगता है बहुत दिन हो गए कहते कहते, तो जल्दी से अपनी फैमिली की एक अच्छी सी ग्रोथ हो जाए, एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो जाए, फिर मैं ये सारी बातें कहना छोड़ दूँगा। तो प्यारे बच्चों अपने सजेशंस, अपने प्यार सबको बांटते रहिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।